बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ में हमने बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ लिए टाइम सीरीज़ के। टाइम सीरीज़ क्या होता है, नेक्स्ट हमने फर्स्ट जो हमारे पास होता है सेक्युलर ट्रेंड को मेजर करने के 4 मेथड पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जो हमने मेथड पढ़ा था सेक्युलर ट्रेंड, उसी से बेसिकली रिलेटेड है डी ट्रेंडिंग। अब डी ट्रेंडिंग क्या होता है, डी ट्रेंडिंग बेसिकली ये है कि आपने जब ट्रेंड तो फाइंड कर लिया है, अब ओरिजिनल वैल्यू में से वो ट्रेंड वैल्यूज आप जो है रिमूव कर दें तो आपके पास जो डाटा रह जाएगा वो डी ट्रेंडिंग हो जाएगा, बिकॉज डाटा में ट्रेंड नहीं होगा। ठीक है। आफ्टर द डिटर्मिनेशन, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये आप इसको किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में करके भी देख सकते हैं। After determination of the trend by any method, the next step in the analysis of time series is remove its effect from the observed time series. जो आपके पास ऑब्जर्व टाइम सीरीज का डाटा था, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यूज थी उसमें से आपने जो ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट की थी उसको या तो अगर आप एडिटिव मॉडल पढ़ रहे हैं तो माइनस कर देंगे, अगर आप मल्टीप्लिकेटिव मॉडल पढ़ रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे। द प्रोसेस, यहाँ से इसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ट्रेंड कंपोनेंट इज कॉल्ड डी ट्रेंडिंग. A detrending time series is also known as stationary time series. The data is detrending series would fluctuate around the horizontal line as displayed by dashed line in the following figure. अभी देखिए जो डैश लाइन है इसके थ्रू उन्होंने कहा है कि ये स्टेशनरी डाटा के अराउंड जो है ये बेसिकली detrending यहाँ पे मुझे बता दें दिस ट्रेंड कंपोनेंट इज रिमूव्ड बाय कंप्यूटिंग आइदर द डेविएशंस फ्रॉम द ट्रेंड or the ratios to trend depending on whether the components follow the additive or multiplicative model. When the relationship is additive, अगर आप जो relationship आपने जो मतलब मॉडल फिट किया है वो additive है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ट्रेंड वैल्यूज अपने ओरिजिनल डाटा में से. If the on the other hand the model is multiplicative, we divide each of the original observation by the corresponding trend value. The ratio also obtained are usually expressed as percentage. और बाद में जो है इस डाटा को हम जो रेशियो आएगी परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देंगे. ठीक है. उसके बाद आता है, या आप किसी क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन पे करके देखिएगा डी ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन भी. अच्छा जी, एनालिसिस द सीजनल वेरिएशन. हमारे जो हमने कंपोनेंट्स पढ़ा था, फर्स्ट था सेक्युलर ट्रेंड, सेकंड था सीजनल वेरिएशन. अब सीजनल वेरिएशन को मेजर करने के डिफरेंट मेथड होंगे हमारे पास. हम देखते हैं कि ओरिजिनल डाटा में से इसको कैसे मेजर करते हैं, रिमूव करते हैं. Having removed the trend component from the time series, we left with deviations or ratios which are average for each season or month to measure the seasonal variation. The deviations are usually called seasonal differences with the ratio expressed as a percentage. May be called the seasonal relative. ठीक है. अभी सीजनल रिलेटिव को हमने बता दिया क्या है. ओरिजिनल डाटा होगा डिवाइडेड बाय ट्रेंड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. इससे आपके पास सीजनल रिलेटिव आता जाता है. The next is about a measure of variation which is usually computed in the index form is called seasonal index. ठीक है. seasonal index की definition, to compute seasonal indices, the component of time series are assumed to follow the multiplicative model. अब आपने ये याद रखनी बात, आप जो इसको कंप्यूट कर रहे हैं सीजनल इंडिसेस को, तो आपने मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को यूज़ करना है, एडिटिव मॉडल को नहीं. इट इज़ रेलिवेंट to note that simple averages of the monthly or quarterly value over a period of year are known to be seasonal averages. अगर आप किसी मंथ की या क्वार्टर्स की एवरेज ले रहे हैं तो उसको सीजनल एवरेजेस कहेंगे. when the averages are expressed as a percentage of the average of all seasonal averages, grand average. और अगर आप सीजनल एवरेजेस को जो एक्सप्रेस कर देते हैं परसेंटेज में तो उसको आप कह देंगे ग्रैंड एवरेज हो जाएगा. दे आर कॉल्ड सीजनल इंडिसेस. ठीक है. इसको अभी हम नेक्स्ट करेंगे. देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप. सीजनल इंडेक्स को सीजनल एवरेज जो आपने कैलकुलेट की होगी उसको डिवाइड कर देंगे ग्रैंड एवरेज में, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है सीजनल इंडेक्स में आल्सो बी कंप्यूटेड वीकली डेली assuming the time component follow the multiplicative model. अच्छा जी, इसका हमारे पास 4 मेथड हैं. द परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड, सेकंड है द रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, द रेशियो टू ट्रेंड मेथड, द लिंक रिलेटिव. अब जो परसेंटेज ऑफ एनुअल मेथड है इसमें हमने एनुअल एवरेज कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देंगे. रेशियो टू मूविंग एवरेज में भी सीधा से पहले मूविंग एवरेज कैलकुलेट करेंगे, बाद में उसको फिर सीजनल इंडिसेस उसमें से कैलकुलेट कर लेंगे. जो हमने पहले मेथड पढ़ चुके हैं उनका बेसिकली थोड़ा सा यूज इनमें भी होगा. फर्स्ट मेथड हम जो देख रहे हैं, फर्स्ट मेथड है हमारे पास
द परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड, इसमें क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इज टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ ट्रेंड। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ट्रेंड इफेक्ट खत्म करना है। टू दिस कंप्यूट द सिंपल एवरेज ऑफ ईच ईयर एंड डिवाइड ईच गिवन मंथली और क्वार्टरली ऑब्जर्वेशन बाय द कोरस्पॉन्डिंग एवरेज एंड एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट एज अ परसेंटेज। सबसे पहले तो जो है आपने जो है एवरेज कैलकुलेट कर लेना। अगर क्वार्टर से आपको गिवन या मंथली ईयर जो भी, हम सबको एवरेज करके आपने एक ईयर का एवरेज कैलकुलेट करते जाएंगे। एनुअल एनुअल जो है एवरेज कहेंगे आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एवरेज द परसेंटेज विद averages sorry the next step is to the next step is the averages the percentage with a view to removing the cyclical and irregular variations and computing the seasonal indices. For this purpose, sort out these percentages by monthly or quarters and find the monthly or quarterly averages percentage using either mean or median. In case the mean, discard the extreme percentage under each month or quarter. If the monthly 12 monthly or the 4 quarters average percentage is don't average 200, adjust them multiplying। मतलब ये है कि आप सेकंड स्टेप जब करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ से रीजनिंग के साथ आप जब मतलब इस क्वेश्चन को करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा क्लियर। सबसे पहले तो आपने ये करना है, ये क्वेश्चन का ओरिजिनल आपका डाटा था यहाँ तक, ये जो है नेक्स्ट। इसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहला स्टेप हमारा होता है एनुअल एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। आपने इन चारों क्वार्टर्स को ऐड किया, 4 पे डिवाइड किया, आपके पास ये फर्स्ट एवरेज आ गई। सेकंड ईयर के लिए भी चारों क्वार्टर्स को ऐड किया, 4 पे डिवाइड किया, आपके पास सेकंड एवरेज आ गई। सिमिलरली थर्ड ईयर के लिए फोर्थ ईयर को सारे क्वार्टर्स को ऐड करेंगे और 4 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि फोर्थ वैल्यूज है ना हर क्वार्टर में, तो ये आप हर ईयर से 4 क्वार्टर्स हैं, इसलिए ये आपका एनुअल एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से आपने देखना है इसको ध्यान से, ये तो जस्ट एवरेज था ना। नेक्स्ट आपका होगा यहाँ पे, आपने इसको परसेंटेज में जब एक्सप्रेस करना है तो आपने जो आप हर क्वार्टर की वैल्यू है, ठीक है, ये देखो हर क्वार्टर की जो वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू को हर क्वार्टर की उसको डिवाइड कर देना आपने एवरेज से, जो आपने एवरेज एनुअल एवरेज कैलकुलेट की है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिख के आपको बताती हूँ। ओरिजिनल वैल्यू जो आपकी 72 है, लेट्स सपोज आप फर्स्ट वैल्यू लेते हैं 72 है और उसके कोरस्पॉन्डिंग एनुअल एवरेज आपका 88.75 है। 88.75 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास जो फर्स्ट क्वार्टर का जो ये आ जाएगा वैल्यू, ये 88.13 आ जाएगी। सिमिलरली आप सेकंड जो ये वैल्यू है इसको डिवाइड करेंगे 88.75 से और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो आप हर ओरिजिनल वैल्यू को उसके कोरस्पॉन्डिंग एनुअल एवरेज से डिवाइड करते जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाएंगे, आपके पास सारी वैल्यूज आती जाएंगी। अब लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये वैल्यू 135, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको भी हम इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है एनुअल एवरेज से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। नेक्स्ट अब जो ये वैल्यूज आ गई हैं क्वार्टर्स में, अब इनका हमने मीन ले लेना है। इन हर वैल्यूज का आप मीन लेते गए और आपने देखिए कि इसका टोटल क्या आता है। ग्रैंड टोटल आपका 400 आता है, क्योंकि आपके पास 4 क्वार्टर्स है। अगर ये 400 नहीं आता है तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एडजस्ट कैसे करेंगे, वो जिस क्वेश्चन में नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको एडजस्ट करके भी बता दूँ कैसे एडजस्ट करते हैं। फिलहाल आपने देखना है कि ये 400 इसका सम आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये भी आ सकता है 399.99 या फिर 400.01। देखें इसके मतलब 400 के करीब राउंड ही आना चाहिए, मतलब एक दो यूनिट्स का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लाइक 397 आ गया, 402 आ गया, तो ये हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप देखें, आपने, मैं दोबारा से समराइज़ करती हूँ, आपने जो है हर ईयर का एनुअल एवरेज कैलकुलेट कर लिया और फिर उसके बाद हर ओरिजिनल वैल्यू को उसके कोरस्पॉन्डिंग एनुअल एवरेज से डिवाइड करते गए, मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास ये इस तरह से आ गया। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई एनुअल एवरेज और एक्सप्रेस कर दिया आपने इसको परसेंटेज में। नेक्स्ट आपने सीजनल इंडिसेस के लिए इन हर जो आपके पास क्वार्टर के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आई हुई थी उनका मीन लेते गए, तो आपके पास हर क्वार्टर के कोरस्पॉन्डिंग जो एवरेजेस आते गए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है, और अगर ये 400 वैल्यू नहीं आती है तो आपने एडजस्ट करना होगा, इसको 400 ही आना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। अब इसमें हम मूविंग एवरेज को यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे जो है सीजनल इंडिसेस को, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेथड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ सीजनल इंडेक्स नंबर। अभी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट कॉमनली यूज मेथड कौन सा है सीजनल इंडिसेस को कंप्यूट करने के लिए, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड है। फर्स्ट स्टेप क्या है, टू एलिमिनेट द ट्रेंड कंपोनेंट। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने रिमूव करना फर्स्ट स्टेप है कि हम एलिमिनेट करना है अपना जो ट्रेंड कंपोनेंट को। टू दिस एंड divide original observation from each month or quarter by corresponding 12 month or 4 quarter center moving average and express the result as a percentage। आपने जो मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट करनी है या 12 मंथ की या 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज और उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देना है। कंप्यूट द सीजनल रियलिटी फॉर ईच मंथ और क्वार्टर। इट इज़ वर्थ वाइल टू नोट ईच मंथली और क्वार्टरली वैल्यूज assume to consist of the product of either TCS and I component, ठीक है। मूविंग एवरेज जो आपका होता है उसमें ट्रेंड और साइक्लिकल कंपोनेंट होता है, वो टी और सी का कॉम्बिनेशन होता है। ओरिजिनल डाटा में ये चारों चीज़ें होती हैं और जो आप मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं उसमें ट्रेंड और साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होता है। अब ओरिजिनल डाटा को आप इन मूविंग एवरेज से डिवाइड कर देंगे तो आपके डाटा में सीजनल वेरिएशंस और इरेगुलर वेरिएशंस रह जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि इस तरह से ओरिजिनल डाटा को डिवाइड कर देंगे मूविंग एवरेज से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आपके पास सीजनल वेरिएशंस और इरेगुलर वेरिएशंस रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आपने इस इरेगुलर को मूव करेंगे तो आपके पास जस्ट सीजनल वेरिएशंस रह जाएगा। The next step is to remove the effect of the irregular component in order to obtain seasonal indices. To achieve this, arrange the seasonal relatives by monthly or quarters to find the monthly or quarterly averages using either a mean or median। अगर मीन करेंगे तो फिर आपको अगर लार्ज या स्मॉल वैल्यूज, आपको पता है मीन अफेक्ट होता है लार्ज या स्मॉल वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू से, तो हम इसमें से डिस्कार्ड करते जाएंगे लार्ज है या स्मॉल वैल्यूज है जो डाटा, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज को हम इसमें से करते जाएंगे रिमूव, ताकि हमारा डाटा इससे अफेक्ट ना हो। 13.9 हमारे पास एग्जांपल है, कंप्यूट द सीजनल इंडिसेस आपने करना है बाय यूजिंग द रेशियो टू मूविंग एवरेज। अगर वो यहाँ पे मेंशन ना करें तो आप जो इसके चार मेथड है उसमें से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया रेशियो टू मूविंग एवरेज ही आपने करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने डाटा को इस तरह से लिख लिया ईयर्स को क्वार्टर्स वाइज, और ये हमारी ओरिजिनल वैल्यूज आ गई। ओरिजिनल वैल्यू में चारों कंपोनेंट है, ट्रेंड कंपोनेंट भी, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस भी, सीजनल वेरिएशंस भी और इरेगुलर, ठीक है, वेरिएशन भी, ये चारों कंपोनेंट होते हैं ओरिजिनल डाटा में। जो हमने मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया है, हमने जो मूविंग 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज हमने कैलकुलेट किया है उसमें हमारा जो है ट्रेंड और साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होता है, ठीक है, ट्रेंड कंपोनेंट साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। अब ये कैसे कंप्यूट किया है ये आपको पता है, जो हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स में देखा था उसमें था 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप मूविंग एवरेज 4 मूविंग एवरेज कर लेते हैं, 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज, उसके बाद उन दोनों वैल्यूज़ का सेंटर कर लेते हैं तो ये एक स्पेसिफिकली वैल्यू के सामने आपका आ जाता है 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज, ठीक है। आप ये कैलकुलेट कर लिया। सीजनल रिलेटिव के लिए आपने जो है हर ओरिजिनल वैल्यू को डिवाइड करते गए क्वार्टर मूविंग एवरेज से, तो आपके पास देखें ये आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे मूविंग एवरेज की वैल्यूज थी वहाँ पे आ जाएगा, ऊपर और नीचे ये ब्लैंक वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब सीजनल रिलेटिव, ठीक है। अब सीजनल रिलेटिव को आपने इस तरह से क्वार्टर्स के फॉर्म में दोबारा से लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने सीजनल इंडिसेस फाइंड करना होगा इन सीजनल रिलेटिव से। आपने जो है सारी वैल्यूज़ का मीन फाइंड करते गए। अब अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आप मीन यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई जो एक्सट्रीम वैल्यू है तो उसको आप डिस्कार्ड करते जाएंगे। लेट्स सपोज देखें, जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर है, इसमें हमारे पास 79.6 76.4 है और ये 89.3, यानी कि इस वैल्यू का काफ़ी गैप है इन दोनों वैल्यू से, तो हमने 89.3 वैल्यू को स्किप कर दिया और इन दोनों वैल्यू का हम निकाल लिया, वो 78 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 114 109 99, अब 99 का काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों वैल्यू से, तो आपने इस वैल्यू को जो स्टैटिक लगा हुआ है इसको आपने डिस्कार्ड कर दिया और इन दोनों वैल्यू का एवरेज कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 88 89 95 ये तकरीबन कोरस्पॉन्ड मतलब अराउंड एक दूसरे के करीब वैल्यूज है, तो आपने इन तीनों वैल्यूज का ही मीन कैलकुलेट कर लिया, ये 90.87 आ गया।
यहाँ पे 113, 121, 115 ये भी देखें एक दूसरे के करीब है, 113 फिर उसके बाद 115 आ गया, 121, तो ये भी काफ़ी मतलब क्लोज ही है, तो इसका भी हमने मीन कैलकुलेट कर दिया। और इन सब जो हमारे मीन्स आए हैं इनका ग्रैंड टोटल किया हमने तो वो 3397.7 आया। अभी जो हमने लास्ट एग्जांपल की थी उसमें भी मैंने बताया था कि अगर आपका ये 400 के करीब नहीं आता है तो आपने इसको 400 करना होता है। उस 400 को हम कैसे करेंगे, हमने देखें सीजनल इंडेक्स कैसे करेंगे। अब हमारा जो ये वैल्यूज है 397, 397.7 इसको डिवाइड किया आपने 400 पे, क्योंकि हमारा जो टोटल है वो 400 आना चाहिए क्योंकि 4 क्वार्टर्स है हमारे। डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई जो आपकी वैल्यू आई हुई है फर्स्ट क्वार्टर की 78, ठीक है। ये 78 के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं। 397 डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 78, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपने फिर ये किया 397 डिवाइड बाई 400, ये आपका बन जाता है मल्टीपल, आपने फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, ये 112 था तो ये 112.65 आ गया। सिमिलरली 397 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई बाय 90.87 को किया तो 91.40। सिमिलरली आपने जो है लास्ट वाला भी कर लिया। इस तरह से जो है आपका जो ये एडजस्टेड हो जाएगा, एडजस्टेड सीजनल डिशेज आपने कैलकुलेट। बेसिकली ये सीजनल डिशेज थे लेकिन इनका सम जो है 400 के करीब नहीं आया, तो इसको 400 के करीब करने के लिए हमने जो है एडजस्टेड सीजनल डिशेज कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये 400 इसका सम आ गया। नेक्स्ट उन्होंने बता भी दिया इस नेक्स्ट पेज पे कि इसका फॉर्मूला उन्होंने कैसे किया कि 397.7 therefore adjust the multiplying each quarter 400 by percentage मीन परसेंटेज 400 डिवाइड बाई, सॉरी ये रिवर्स बता दिया मैंने, 400 डिवाइड बाई 397 मल्टीप्लाई बाय, आप 100 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। 397 को जो है आपने डिनोमिनेटर में रखना है, न्यूमिनेटर में 400 को रखेंगे। 400 डिवाइड बाई 397.70 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। वो जो पीछे मैं बता रही थी वो उसको रिवर्स कर लेना बेसिकली, मल्टीपल को 400 डिवाइड बाई 397.7 मल्टीप्लाई बाय जो आपको वैल्यूज आई हुई सीजनल डिशेज की। इस तरह से आपने चार वैल्यूज को एडजस्ट कर लिया और फिर उन्होंने ग्राफिकली इसको जो है प्लॉट करके भी बता दिया, ठीक है। ये वैल्यूज इस तरह से आ रही हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। अब इससे थोड़े से रिलेटेड एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन आपको मैं मार्क करवा दूँ। 13.28 है, कंप्यूट सीजनल इंडिसेस फॉर 4 क्वार्टर्स बाय मेथड रेशियो टू मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज के थ्रू आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, मूविंग एवरेज वाला जो मेथड है उसमें आपने सेंटर मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर लेना होता है, 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज। और उसके बाद अभी जो हमने किया है सिमिलरली आपने जो है उनका मीन कैलकुलेट करते गए, और अगर 400 के करीब आ गया तो ठीक है, अदरवाइज आपने उसको एडजस्ट करना होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है 13.29, इसमें भी आपने रेशियो टू मूविंग एवरेज करना है, ये भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है इंडिसेस को कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एनुअल मेथड, ये फर्स्ट मेथड जो हमने किया था। सेकंड मेथड जो मूविंग रेशियो टू मूविंग एवरेज हमने किया, ये सेकंड मेथड भी, ये दोनों आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है मूविंग एवरेज, सेंटर मूविंग एवरेज है, इसके थ्रू भी इसको भी कर लेंगे आप 13.31 को। और 13.3 को उन्होंने कहा है कि आपने नेक्स्ट रेशियो टू ट्रेंड मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड अभी हमने नहीं किया है। यहाँ तक कि आप 13.31 तक आपके जो क्वेश्चन हैं उन सबको कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर है। अगर कुछ नहीं समझ आएगी तो आप पूछ लीजिएगा।